हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आपका चैप्टर 4 एनिमल किंगडम चल रहा है और आज इसका हम 8th पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपका फाइलम चल रहा है। तो चैप्टर 4 की अभी तक जितनी भी वीडियो क्लास हुई है, तो सबसे पहले आज हम उसका फटाफट से रिवीजन करेंगे। ठीक है, ताकि जो आप भूल गए हैं, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप भूल गए हैं तो रिवीजन करने से वो भूली हुई चीज़ आपको याद आ जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो क्लास और आने वाली जो भी वीडियो क्लास है वो आपको और भी अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो जंतुओं को समानता के आधार पर, ठीक है, जंतुओं के समानता के आधार पर जंतु जगत को 11 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, 11 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। ठीक, जैसे शारीरिक संगठन के आधार पर, ठीक है, ऐसे प्राणी जिनमें कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है, ठीक है, उन्हें एक अलग वर्ग में रखा गया है। ठीक, जिनमें ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है उन्हें अलग वर्ग में रखा गया है। ठीक है, और जिनमें अंग स्तर और अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है उन्हें अलग वर्ग में रखा गया है। ठीक, समिति के आधार पर ऐसे प्राणी जिन्हें किसी भी अक्ष से 2 बराबर भागों में बांटा जाए, ठीक है, उन्हें हम आर्य समिति वाले कहते हैं। ठीक है, और जिन्हें एक ही अक्ष से काटने पर वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है तो उन्हें हम द्विपार्श्व समिति वाले जीव कहते हैं। ठीक, और ऐसे जीव जिन्हें किसी भी अक्ष से काटने पर वो 2 बराबर भागों में नहीं बांटते हैं तो उसे हम असमिति प्राणी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा शारीरिक संगठन के आधार पर हो गया, समिति के आधार पर हो गया। तीसरा था हमारा देह गुहा के आधार पर। ठीक है, कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें देह गुहा मिलती है, ठीक है, पाई जाती है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें देह गुहा नहीं पाई जाती, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें देह गुहा पाई तो जाती है पर वो बिखरी हुई होती है, टूटी हुई होती है। ठीक है, तो इन सब का एक हमने फ्लो चार्ट भी देखा था। ठीक है, तो वो फ्लो चार्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए और ये फ्लो चार्ट आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इन सब के आधार पर जंतु जगत को 11 संघों में बांटा गया है। तो जिसमें से आपका 4 संघ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कौन कौन सा? पोरीफेरा, ठीक है, निरेरिया या सिलिंट्रेटा, उसके बाद हमने पढ़ा था कीनोफोरा, और उसके बाद पढ़ा था हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज। आज की वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संघ 5 एस्केहेल्मिन्थीज के बारे में। ठीक है, आज की वीडियो क्लास में हम एस्केहेल्मिन्थीज में किस प्रकार के जीवों को रखा गया है, ठीक है, उनके समान लक्षण क्या हैं और उनके उदाहरण क्या हैं। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं। संघ एस्केहेल्मिन्थीज में ऐसे जीवों को रखा गया है जिनका आकार गोल होता है। ठीक है, इसमें रखे गए जितने भी जीव हैं, ठीक है, जितने भी प्राणी हैं, उनका शरीर कैसा होता है? गोल आकार का होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें गोल कृमि कहते हैं। ठीक है, राउंड वॉर्म, और इनका शरीर धागे की तरह पतला होता है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें सूत्रकृमि भी कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज में कैसे जीवों को रखा गया था? तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऐसे जीवों को रखा गया था जिनका शरीर क्या था? चपटा हुआ था, पृष्ठ से चपटा हुआ था, इसलिए उन्हें हम फीताकृमि, वो फीते की तरह पतले होते थे, ठीक है, फीते की तरह चपटे होते थे, इसलिए उन्हें फीताकृमि कहते थे। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में चपटे हुए जीवों को रखा गया था। ठीक, और एस्केहेल्मिन्थीज में ऐसे जीवों को रखा गया है जिनका आकार गोल होता है। ठीक है, तो इनका शरीर पतला, लंबा, बेलनाकार होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें गोल कृमि भी कहते हैं। ठीक है, एस्केहेल्मिन्थीज को हम एक नाम से और भी जानते हैं, इन्हें हम निमेटोडा, संघ निमेटोडा भी कहते हैं, निमेटोडा या निमेटहेल्मिन्थीज, हेल्मिन्थीज भी कहते हैं। इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद एस्केहेल्मिन्थीज पढ़ा रही हैं, आपने कहीं देखा कि प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद निमेटोडा लिखा हुआ है, ये निमेटहेल्मिन्थीज लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज हो गए। तो ऐसा मत होइएगा। ठीक है, एस्केहेल्मिन्थीज को निमेटोडा भी कहते हैं और निमेटहेल्मिन्थीज भी कहते हैं। ठीक है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। निमेटोडा संघ निमेटोडा हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला हमारा, ठीक, जो हमारा है निमेटोडा और निमेटहेल्मिन्थीज, जो हमारा निमेटोडा नहीं, निमेटहेल्मिन्थीज, इसी से इस संघ का नाम निकल कर आता है। ठीक है, अगर आप इसके अर्थ निमेटहेल्मिन्थीज का अर्थ जानेंगे तो यही इसका अर्थ निकल कर आता है। तो जो निमेटहेल्मिन्थीज है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला
नेमा, ठीक है, जिसका मतलब होता है थ्रेड। थ्रेड, थ्रेड मतलब क्या होता है? धागा, ठीक है। और दूसरा हमारा हेलमिन, हेलमिन मतलब क्या होता है? वॉर्म, वॉर्म मतलब कीट, कृमि, ठीक है। यानी निमेटे हेलमिन्थेस का मतलब क्या हुआ कि ऐसे जीव जो धागे की तरह क्या है? पतले होते हैं, जो धागे की तरह होते हैं, ठीक है। यहीं से इस संघ का नाम, यहाँ इस संघ के जीवों का पता चल जाता है। इसके नाम से ही इस संघ के जीवों का पता चल जाता है कि इसमें कैसे जीवों को रखा गया है। ऐसे जीवों को रखा गया है जो क्या है? धागे की तरह पतले हैं, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए एक दो अगर इसका आपको लक्षण नहीं याद है तो इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें ऐसे जीवों को रखा गया है जो धागे की तरह पतले हैं, ठीक है। अगर इनकी हम आवाज़ की बात करें, ठीक है, इनके हम रहने की बात करें कि कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। अगर इनकी आवाज़ की बात करें, देखिए एस्के हेलमिन्थेस के जीव कहाँ पाए जाते हैं, यानी इनकी हम हैबिटेट की बात करें, ठीक है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये अधिकांश क्या होते हैं? ये जलीय प्राणी हैं, ठीक है। ये जल तथा नम स्थानों में, नम स्थानों में, ठीक है। तो इनके जो अधिकांश प्राणी वो जलीय होते हैं, ठीक है, तथा नम स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक। इनमें से ये कुछ स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं, ठीक है, यानी फ्री लिविंग, यानी किसी के ऊपर ये परजीवी, ठीक है, के रूप में नहीं, सॉरी परजीवी करें, ये मतलब स्वतंत्र जीवन भी यापन करते हैं, मतलब किसी के ऊपर परजीवी नहीं रहते और परजीवी के रूप में भी जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो ये कैसा जीवन यापन करते हैं? स्वतंत्र जीवन भी यापन करते हैं, मतलब स्वयं से, और दूसरा परजीवी के रूप में भी अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। स्वतंत्र जीवन, फ्री लिविंग, फ्री लिविंग तथा पैरासाइट, तथा पैरासाइट्स, ठीक है। तो एस्के हेलमिन्थेस में कैसे जीवों को रखा गया है? जो धागे की तरह पतले, गोल आकार के, बेलनाकार के होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं? जल तथा नम स्थानों में पाए जाते हैं। ये स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं और परजीवी रूप में भी पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा स्कैरिस हो गया, ये क्या है? ये मनुष्य का परजीवी है, ठीक है। अगर इसके हम शारीरिक संगठन की बात करें, समिति और संगठन की बात करें, ठीक है, तो ठीक, तो ये द्विपार्श्व समिति होते हैं, ये द्विपार्श्व समिति वाले होते हैं, समिति वाले होते हैं। और जो इनका शारीरिक संगठन होता है वो अंग तंत्र स्तर का होता है, अंग तंत्र स्तर का होता है, ठीक है। मतलब कई अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। अंग तंत्र खाली जिसमें सिर्फ एक अंग पाया जाता है वो अंग स्तर के जीव हैं। ये अंग तंत्र है, यानी कई अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण कर रहे हैं, ठीक। अगर इनकी हम भ्रूणी विकास की बात करें तो ये त्रिकोरिक होते हैं, इनका ये त्रिस्तरीय त्रिकोरिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, ठीक है, त्रिकोरिक होते हैं। ठीक, बताया ही था मैंने, इनका शरीर पतला, बेलनाकार, लंबा तथा दोनों सिरों पर नुकीले होते हैं, तथा दोनों सिरों पर नुकीले, ठीक है। इसलिए इन्हें राउंड वॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? राउंड वॉर्म्स, ठीक है, यानी गोल कृमि, गोल कृमि कहते हैं, ठीक है। इनका जो शरीर होता है वो खंड रहित होता है। क्या होता है? ये खंड रहित, ठीक है, ये खंडों में बटा हुआ नहीं होता है, ठीक है। इनका जो शरीर होता है वो मोटा उपचर्म, ठीक है, यानी मोटा एक क्यूटिकल का स्तर होता है, ठीक, उससे ढका होता है, ठीक है। शरीर के अगले भाग पे, अग्रभाग पर मुख्य तथा संवेदी अंग पाए जाते हैं, लेकिन इनमें सर नहीं पाया जाता, ठीक है। मुख्य तथा संवेदी अंग,
संवेदी अंग पाए जाते हैं पर सिर नहीं होता, सिर नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। ठीक है। और अगर हम बात करें इनकी देह गुहा किस प्रकार के पाए जाते हैं, कूट गुही होते हैं। ठीक है। इनमें जो देह गुहा होती है वो क्या होती है, बिखरी हुई होती है। ठीक है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कूट गुही होते हैं, ये कूट गुही होते हैं। ठीक है। और इसी कूट गुहा में, ठीक है, इस कूट गुहा में एक कूट गुही द्रव पाया जाता है, कूट गुही द्रव भरा होता है। ठीक है। कूट ये कैसे होती है, कूट गुही होते हैं और इसी कूट गुही में क्या भरा होता है, कूट गुही द्रव्य भरा होता है। ठीक है। जो क्या करता है, जो शरीर को आकार देने, जो शरीर को आकार देने, ठीक है, तथा पदार्थों के संवहन का कार्य करता है, पदार्थों के संवहन का कार्य करता है, संवहन का कार्य करता है। यह आपका पूछता भी है, प्रश्न पूछता है। ठीक है ना, कि एस्के हेलमिंथेस के जीवों में, ठीक है, एस्के हेलमिंथेस के जीवों में शरीर को कौन सा पदार्थ आकार देता है। ठीक है, आकार देने वाला पदार्थ का नाम बताइए। तो वो क्या है, कूट गुही द्रव्य। ठीक है, कूट गुही द्रव्य क्या करता है, शरीर को आकार देने का तथा पदार्थों का संवहन का कार्य करता है। ठीक ठीक है। इनमें श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। ठीक। और ये क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। अभी तक क्या वो क्या थे, एस्के हेलमिंथेस क्या थे, उभयलिंगी थी। ये क्या थे, एक लिंगी होते हैं। नर और मादा अलग अलग होते हैं। एक लिंगी का मतलब क्या होता है, नर और मादा पृथक। ठीक है, मतलब नर और मादा एक में नहीं होते, अलग अलग होते हैं। ठीक है। नर जो होता है, ठीक है, वो मादा की तुलना में छोटा होता है। ये क्या होता है, छोटा होता है और ये बड़ी होती है। ठीक है। जो नर होता है वो मादा की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, इसका जो शरीर का आकार होता है वो छोटा होता है। ठीक, तो आपको एस्के हेलमिंथेस के बारे में समझ में आ गया होगा। कुछ हमने लक्षण देख लिए, तो अब हम हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे, संग एस्के हेलमिंथेस, ये हम हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, और इसमें आप लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम संग एस्के हेलमिंथेस को निमेटोडा या निमेट हेलमिंथेस भी कहते हैं। निमेट हेलमिंथेस भी कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, नेमा जिसका अर्थ होता है थ्रेड, इसका मतलब होता है थ्रेड मतलब क्या होता है, धागा, तथा हेलमिन मतलब होता है वॉर्म मतलब होते हैं कीट। ठीक है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है नेमा हेलमिन। ठीक है, जिसका अर्थ है ऐसे जीव जो धागे के समान होते हैं,
धागे के समान होते हैं, इसलिए इन्हें थ्रेडवॉर्म या राउंड वॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। अब हम अगली हेडिंग डालेंगे सामान्य लक्षण। इतना लिखने के बाद हम हेडिंग डालेंगे समान लक्षण, ठीक है। तो हम समझ में आ गया हमने अभी पढ़ा कि एस्केलमेंथीज में ऐसे जीवों को रखा गया है जिनका शरीर लंबा, पतला, गोल, ठीक है, बेलनाकार होते हैं ये, और दोनों सिरों में क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, ठीक है। इनका जो शारीरिक संगठन होता है वो कैसा होता है, अंग तंत्र स्तर का होता है, ये द्विपार्श्व समिति वाले होते हैं, ठीक है। इनका जो भ्रूणी अवस्था है वो क्या होती है, त्रिकोरिक होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। तो इतना आपको थोड़ा बहुत पता चल गया जो आपको नॉर्मली याद होना चाहिए। अगर आप ये समान लक्षण नहीं याद करते तो आपको एक दो चीज़ें तो ऐसे स्टार्टिंग की, अगर आपने फ्लो चार्ट अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है, तो आपको तो ये ऐसे से याद होगा कि एस्केलमेंथीज के जीव कैसे होते हैं, ये त्रिकोरिक होते हैं, द्विपार्श्व समिति वाले होते हैं, इनमें अंग तंत्र स्तर पाया जाता है, ठीक है। तो हम पहला लिखेंगे अपना समान लक्षण। फर्स्ट, अधिकांश प्राणी जलीय तथा नम स्थानों में पाए जाते हैं। ये कुछ स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं तथा कुछ परजीवी के रूप में ठीक। दूसरा, सेकंड लिखेंगे हम, ये द्विपार्श्व समिति तथा इनका शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है, ठीक है। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि अंग तंत्र और अंग में फ़र्क है। अंग तंत्र स्तर और अंग स्तर में आपको एक ही अंग मिलता है, ठीक है, लेकिन अंग तंत्र में कई अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, द्विपार्श्व समिति और अंग तंत्र स्तर के होते हैं। तीसरा लिखेंगे, इनकी भ्रूणी अवस्था त्रिकोरिक होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिकोरिक, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिकोरिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे फोर्थ नंबर, इस संघ के जंतुओं का शरीर पतला, लंबा, बेलनाकार तथा गोल आकार का होता है, ये इनके लिखे, इनके
दोनों सिरे, ठीक है, इनके जो दोनों सिरे होते हैं क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। इनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं, नुकीले होते हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे फिफ्थ नंबर लिखेंगे, इनके शरीर पर, इनके शरीर पर मोटा क्यूटिकल, उपचर्म बोलेंगे इसको हिंदी में, उपचर्म, क्यूटिकल, क्यूटिकल, इनके शरीर पर मोटा उपचर्म का आवरण पाया जाता है, का आवरण पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। ठीक है, 6 पॉइंट, इनकी देह भित्ति व आहार नाल, आहार नाल के मध्य कूट गुहा होती है, कूट गुहा होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, कूट गुही होते हैं। ठीक है, मतलब कूट गुही का मतलब हम पढ़े ना कि हमारे जो कहते हैं देह, जो हमारे देह गुहा के आधार पर 3 प्रकार के जीव होते हैं। ठीक है, एक जिनमें तो ये पाई नहीं जाती, आगुही होते हैं। ठीक है, जिसमें देह गुहा नहीं पाई जाती उन्हें क्या कहते हैं, आगुही कहते हैं। ठीक है, जिनमें पाई जाती है, जिसमें पूरी तरह से पाई जाती है उनमें को हम प्रगुही बोलते हैं। ठीक है, और जिनमें देह गुहा क्या होती है, बिखरी हुई पाई जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कूट गुही बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी देह भित्ति व्यवहार नाल के में कूट गुहा होता है के बीच, ठीक है, मध्य के बीच कूट गुहा होती है। इसमें कूट गुही द्रव भरा होता है, जो शरीर को आकार देने तथा पदार्थों का संवहन का कार्य करती है, ठीक, समझ में आ गया। सॉरी, नेक्स्ट लिखेंगे हम 7 पॉइंट, मैं 8 लिखने जा रही थी, हम लोग का 7 पॉइंट है। लिखेंगे 7, शरीर के अग्रभाग पे, यानी आगे के भाग पे, शरीर के अग्र भाग पर मुख तथा संवेदी अंग पाए जाते हैं, लेकिन सिर नहीं होता। ठीक है, इनमें सिर नहीं होता, लेकिन सिर नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे 8, श्वसन तंत्र तथा परिवहन तंत्र का अभाव होता है। ठीक, अगला पॉइंट हम लिखेंगे 9 पॉइंट। ठीक है, उत्सर्जन के लिए इन जंतुओं में एक जोड़ी ग्रंथि कोशिकाएं, ठीक है, ग्रंथि कोशिकाएं, इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैंड सेल या नलिकाएं,
या दोनों ही, या दोनों ही उपस्थित होती हैं, ठीक है। इनमें उत्सर्जन के लिए या तो ग्लैंड कोशिकाएं होती हैं या तो नलिकाएं होती हैं, किसी किसी में ये दोनों ही होती हैं या तो दोनों ही होंगी, ठीक है। और हमारा जो स्कैरिस है, ठीक, ये क्या एक परजीवी है, मनुष्य का परजीवी है। इसमें उत्सर्जन के लिए एच आकार की रेनेट कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो लिखेंगे स्कैरिस में एच आकार की रेनेट कोशिकाएं रेनेट सेल्स एस्कैरिस में एचएचआर की रेनेट कोशिकाएं उत्सर्जन के लिए उपस्थित होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे हम, इनमें जो जनन होता है, या सॉरी, इनमें जो निषेचन होता है वो आंतरिक होता है, ठीक है। और इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, ये एक लिंगी होते हैं, ठीक है। लिखेंगे इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है, तथा ये एकलिंगी होते हैं, एकलिंगी होते हैं, ठीक है। एकलिंगी का मतलब समझते हैं ना, एकलिंगी जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, उभयलिंगी जिसमें नर और मादा एक ही में उपस्थित होते हैं, ठीक। तो ये कैसे होते हैं, एकलिंगी होते हैं और इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है, ठीक है। आंतरिक निषेचन हमारा दो प्रकार का होता है, हमारा जो फर्टिलाइजेशन है वो दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है आंतरिक निषेचन, जब शरीर के अंदर निषेचन होता है तो उसमें आंतरिक बोलते हैं, जो शरीर के बाहर निषेचन होता है तो उसे हमें बाह्य निषेचन बोलते हैं, ठीक है। इनमें जो परिवर्धन होता है वो भी इनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का परिवर्धन पाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लिखेंगे, आई थिंक ये शायद 12 था क्या, मुझे रिमेंबर नहीं है, मुझे जो याद आया मैंने लिख दिया, ठीक है। इनका लिखेंगे, इनका जीवन चक्र जटिल तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष, ठीक है। शिशु क्या होते हैं, वयस्क के समान दिखते हैं, शिशु वयस्क के समान, ठीक। या अप्रत्यक्ष लार्वा अवस्था प्रकार का होता है, ठीक है। जो हमारा कहते हैं वुचेरेरिया है, वुचेरेरिया, उसके लार्वा को हम बोलते हैं माइक्रोफाइलेरिया। ये आपका क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है, कि वुचेरेरिया के लार्वा को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम लिख लेंगे, ये आपका इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पूछता भी। वुचेरेरिया में माइक्रोफाइलेरिया तथा
एंसा एंसा इलोस्टोमा में फाइलेरी फर्म लार्वा तथा स्कैरिस में व एंटेरोबियस में रेब्दी टीफॉर्म लार्वा अवस्था पाया जाता है। ठीक है, आपका ये इम्पोर्टेंट है, इसको ना आप याद कर लीजिएगा कि किस में कौन सी लार्वा अवस्था पाई जाती है। ठीक है, प्रत्यक्ष परिवर्धन मैंने आपको पहले ही बता दिया। परिवर्धन हमारा 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष परिवर्धन। ठीक है, इस प्रकार के विकास में भ्रूण सीधे शिशु अवस्था में बदलता है। ठीक है, इसमें लार्वा अवस्था नहीं होती जैसे मनुष्य का। ठीक है, भ्रूण जो होता है यानी जाइगोट क्या होता है, जब नर और मादा संलयित होते हैं, संलयन से क्या बनता है, युग्मन। ठीक है, युग्मनज का निर्माण, युग्मनज विकसित हो क्या जाइगोट का निर्माण, युग्मनज का विकास होता है। ठीक है, तो भ्रूण का जो विकास होता है वो सीधे क्या होता है, जब भ्रूण विकसित होता है तो सीधे क्या होता है, वो शिशु अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, उसमें वो लार्वा अवस्था में नहीं, उसमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती, तो उसको हम प्रत्यक्ष परिवर्धन कहते हैं। ठीक है, और अप्रत्यक्ष परिवर्धन में इसमें जो भ्रूण होता है वो पहले लार्वा अवस्था में होता है, उसके बाद वो शिशु अवस्था को प्राप्त करता है। ठीक है, तो यही फर्क है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्धन में। इसमें क्वेश्चन भी यहाँ से आता है कि प्रत्यक्ष परिवर्धन और अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है, तो आप क्या लिखेंगे कि इस प्रकार के विकास में भ्रूण सीधे शिशु अवस्था में बदलता है, इसमें लार्वा अवस्था नहीं होती। अप्रत्यक्ष में आप लिखेंगे कि इस प्रकार के विकास में भ्रूण लार्वा अवस्था से होता हुआ शिशु अवस्था को प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का अंतर हो गया। ठीक है, तो ये आपका एस्के हेलमिंथेस के संग एस्के हेलमिंथेस का सामान्य लक्षण हो गया। ठीक है, अब इसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे। ठीक है, कुछ हम 1-2 उदाहरण देखेंगे और हमारा जो कहते हैं स्कैरिस है उसका हम फिगर भी देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे जो हमारा पहले उदाहरण देख लेते हैं, इसका हम उदाहरण पहला हमारे यहाँ उदाहरण है स्कैरिस लुब्रिकाइड्स। स्कैरिस लुब्रिकाइड्स। ठीक है, दूसरा हमारा है वुचेरेरिया ब्रेकाप्टाई। ठीक, और हमारा इसमें है अंकुश कृमि, आपका अंकुश कृमि इसको हम बोलते हैं, या अभी हमने इसका पढ़ा है एनसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल। ठीक है, और हमारा एक है ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस। ठीक है, ये हमारे कुछ हमारे संग एस्के हेलमिंथेस के उदाहरण हैं। ठीक है, आपका स्कैरिस इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा ही पूछता है। स्कैरिस का में प्रश्न पूछ लेता है कि स्कैरिस का चित्र सहित वर्णन करिए। ठीक है, तो हम इसका देख लेते हैं, स्कैरिस का हम फिगर देख लेते हैं। ठीक है, किसका फिगर है, स्कैरिस लुम्ब्रिकाइड्स का। स्कैरिस लुम्ब्रिकाइड्स। ठीक है, ठीक है, ये इसका मेल है, ये क्या है, मेल,
और ये क्या है, फीमेल। ठीक, अभी हमने आकार में पढ़ा था, मैंने अभी आपको बताया इसी वीडियो क्लास में कि मेल हमेशा क्या होता है, फीमेल से छोटा होता है। ठीक है, इन्हें गोल कृमि क्यों कहते हैं, देखिए ये गोल आकार के हैं, ये क्या होते हैं नीचे, ये हमेशा गोल आकार के, तो ये सीधे नहीं होते हैं, ये गोल आकार के होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, गोल कृमि कहते हैं। ठीक है, ये दोनों सिरे से क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। ठीक, ये बेलनाकार भी होते हैं। तो ये क्या था, एस्के हेलमिंथीज का एक इस सामान्य का आकार, मतलब इनके जो जीव का आकार इस प्रकार का होता है ये। ठीक है, ये क्या होते हैं, गोल आकार के होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है, बेलनाकार होते हैं और दोनों सिरे में क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। ठीक है, ये इसका नर है। नर हमेशा क्या होता है, मादा से छोटा होता है, और ये इसका मादा, ये नर और ये मादा है। ठीक है, जब ये फिगर पूछता है, ये आपका ये स्कैरिस का चित्र है। ठीक है, जब कब आपका क्वेश्चन पूछता है तो आपको यही दोनों फिगर बनाना है। ठीक है, ये इसका वल्वा है यानी योनि, ये इसका मुख है। ठीक है, मैंने अब हमने पढ़ा था कि इसमें मुख और संवेदी अंग पाए जाते पर इनमें सर नहीं पाया जाता। ठीक है, ये इसका माउथ है, ये इसका गर्भाशय है, यूट्रस, ये योनि है। ठीक, योनि है आपका, ये अंडाशय है जहाँ पर हमारा कहते ओवरी, अंडाशय में, इसका अंडाशय में अंडों का जो हमारा कहते हैं निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। ये गुदा है, ये यहाँ से उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, शरीर के बाहर चले जाते हैं। ठीक है, और ये हमारा मेल का फिगर है। ठीक ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, ये मनुष्य की आंत का परजीवी होता है। स्कैरिस कहाँ पाया जाता है, ये मनुष्य का आंत का परजीवी होता है, और ये बच्चों में अधिक पाया जाता है। ठीक है, बड़ों में आपको ये मुश्किल ही होता है, लेकिन ये बच्चों में बहुत पाया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा स्केरिएसिस नामक रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, नर तथा मादा दोनों में बहुत अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, क्या अंतर पाए जाते हैं, जो हमारा नर होता है, इनका जो शरीर होता है, ठीक है, नर का शरीर कितना होता है, ये भी आपका प्रश्न पूछता है कि नर और मादा में क्या अंतर है, नर स्कैरिस और मादा स्कैरिस में क्या अंतर है। तो अगर ये पूछता है तो हम क्या लिखेंगे कि नर का जो शरीर होता है वो लगभग 15 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, इसका जो शरीर होता है, नर का शरीर कितना लंबा, 15 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है, और 3 से 5 मिलीमीटर मोटा होता है। ठीक है, जो हमारा फीमेल है यानी जो मादा का जो शरीर होता है वो 20 से 40 सेंटीमीटर लंबा होता है, और 6 से 8 मिलीमीटर मोटा होता है, ठीक है, तो यानी जो मादा है वो नर से बड़ी लंबी होती है, मतलब बड़ी भी होती है, और चौड़ाई में भी इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, दूसरा अगर हम इसकी बात करें तो जो नर का जो शरीर होता है, इनका जो पश्च सिरा है वो अधर तल की ओर मुड़ा हुआ होता है। देखिए, इनका जो पश्च नीचे का जो सिरा होता है क्या होता है, वो नीचे की तरफ क्या होता है, मुड़ा होता है। ठीक है, इनका जो शरीर होता है वो पश्च सिरा सीधा होता है। ये देखिए, इसका क्या है, सीधा और नुकीला है। ठीक है, इनका जो पश्च सिरा होता है वो गोल होता है, इनका सिरा सीधा और नुकीला होता है। ठीक है, इसमें जो गुदा एवं जनन क्षेत्र पृथक नहीं होते। ठीक है, इसमें जो गुदा और जनन क्षेत्र क्या होते हैं वो अलग अलग नहीं होते, और ये कहाँ होते हैं, पीछे के छोर के पास होते हैं। ठीक है, इसमें गुदा और जनन क्षेत्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये कहते हैं इसका जो जनन क्षेत्र है, और ये क्या है, इसका गुदा। ठीक है, ये कहते हैं दोनों दूर दूर होते हैं और इसमें अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर हम इसमें बात करें तो ठीक, तो इतना ही। अगर आपका अंतर पूछता है कि नर स्कैरिस और मादा स्कैरिस में क्या अंतर है, तो आप इतना ही लिख देंगे तो काफ़ी है। ठीक है, और हमें अगर इस संघ के बात करें, और हमने उदाहरण देखा था। ठीक है, हम अगर वुचेरेरिया वेक्राफ्ट ट्राई की बात करें तो ये मानव की लसिका वाहिनियों तथा लसिका पात्रों में पाया जाने वाला अंतः परजीवी होता है। ठीक है, इसका जो जीवन चक्र 2 पोषदों में पाया जाता है। ठीक है, इनका जीवन चक्र 2 पोषदों में पूरा होता है, एक मनुष्य तथा दूसरा क्यूलेक्स मच्छर। ये आपका पूछता भी है। ठीक है, कि जो वुचेरिया है जो इसका जीवन चक्र 2 पोषदों में पूरा होता है, उन 2 पोषदों के नाम बताइए। तो एक मनुष्य है, दूसरा क्यूलेक्स मच्छर। इसके द्वारा फील पाव, ठीक है, या फाइलेरिया रोग उत्पन्न होता है।
इसके द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है? फील पाँव या फाइलेरिया ठीक है, नामक रोग उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? वुचेरेरिया के द्वारा। ठीक है, अगर हम अंकुश की बात करें, अंकुश कृमि या एंसाइलोस्टोमा, ठीक, इसकी बात करें तो यह मनुष्य की आंत का परजीवी है तथा नर का शरीर अंकुश के आकार का होता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या करते हैं? अंकुश मतलब आपका हुक, जैसे हमारा हुक होता है ना, इस प्रकार हुक कैसे रहता है हमारा? इस प्रकार रहता है ना। ठीक है, तो हुक को क्या बोलते हैं? हम अंकुश बोलते हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं? हम इसको अंकुश कृमि बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका शरीर जो होता है वो हुक के आकार का होता है। ठीक है, इसके द्वारा अंकुश कृमि रोग उत्पन्न होता है। इसके द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है? अंकुश कृमि रोग। ठीक है, हुक वॉर्म डिसीज। ठीक है, एंड लास्ट में हम ट्राइकनेला की बात करें, ठीक है, तो यह मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, चूहे आदि में रहने वाला आंत का परजीवी है। ठीक है, ये भी क्या एक परजीवी है और ये किस में पाया जाता है? मनुष्य में, कुत्ते में, बिल्ली में, सुअर में, चूहे में, ये इनकी आंत में पाया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा ट्राइकनोसिस रोग उत्पन्न होता है। इसके द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ट्राइकनोसिस रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ट्राइकनोसिस रोग उत्पन्न होता है। स्कैरिस के द्वारा हमारा स्कैरिएसिस रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, अंकुश कृमि के द्वारा फील पाँव या फाइलेरिया रोग उत्पन्न होता है। ट्राइकनेला के द्वारा अंकुश कृमि के द्वारा अंकुश कृमि रोग उत्पन्न होता है और ट्राइकनेला के द्वारा ट्राइकनोसिस रोग उत्पन्न होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है, तो इसलिए इसको ध्यान से आप पढ़िएगा। ठीक है, तो ये हमारा संग एस्केहेलमिन्थेस का हमने समान लक्षण देख लिए, उस कुछ जीवों के उदाहरण भी देख लिया और एक जीव स्कैरिस जिसका हमने चित्र भी देखा। ठीक है, आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। आपके लिए कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको कहाँ देने हैं? राइट, जिसके उत्तर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और आप ना प्रश्नों के उत्तर जरूर दिया करिए, इससे मुझे ये पता चलता रहता है कि आप लोग को वीडियो क्लास कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो पहला प्रश्न है कि संग एस्केहेलमिन्थेस का एक ऐसा उदाहरण बताइए जो परजीविता को दर्शाता है। ठीक है, प्रश्न दूसरा है कि हमारा जो स्कैरिस है वो द्विस्तरीय है या त्रिस्तरीय है। ठीक, प्रश्न तीसरा है आपका संग एस्केहेलमिन्थेस में शरीर को आकार देने का कार्य कौन करता है। और प्रश्न फोर्थ है आपका कि ट्राइकनोसिस रोग उत्पन्न करने वाला एस्केहेलमिन्थेस जीव का नाम बताइए। ठीक है, तो आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।